हेलो लर्नर्स, स्टडी विद प्राची में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है गांव, शहर और व्यापार। तो कॉपी और पेन लेके बैठना, क्योंकि आपको तो पता ही है कि एनसीईआरटी का कोई भी लाइन किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछ दिया जाता है, चाहे वो आपके 6 क्लास का ये एनुअल एग्जाम हो या फिर यूपीएससी, स्टेट पीएससी या एसएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो इसलिए मैं जो भी आपको नोट करवाते चलूंगी, इंपॉर्टेंट लाइन्स उसको नोट करते चलना। तो एज ऑलवेज पहले मैं आपको पूरे चैप्टर का समरी बताऊंगी और फिर हम समरी खत्म होने के बाद लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सोचिए, आप एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब लोहे के नए औजार बन रहे हैं, गांव के किसान खेती में नए तरीके अपना रहे हैं और नगर में शिल्पकार और व्यापारी नए नए काम कर रहे हैं। ये कहानी है पुराने भारत के गांव, शहर और व्यापार की। जब लोहा आम होने लगा तो लोगों ने बनाए नए हल, कुल्हाड़ी और हथियार। ये हल खेती में मिट्टी को गहरा खोदने के काम आया और बनाई गई नई सिंचाई की व्यवस्था, कुएं, नहर और तालाब। पर सब जगह सब कुछ आसान नहीं था। कई जगह राजा किसानों से टैक्स मांगते थे, कई जगह लोगों को राजा के लिए मजदूरी भी करनी पड़ती थी। शहर में उस समय के लोग शिल्पकार थे, कोई कुम्हार था, कोई सोनार, कोई लोहार। ये लोग हैंडमेड वस्तु बनाते थे, बर्तन, गहने या हथियार, इसी टाइप के। शिल्पकार अक्सर एक कम्युनिटी में रहते थे, एक छोटी कॉलोनी जिसे हम शिल्प ग्राम कह सकते हैं, और यही वस्तु जाते थे बाजार और मेलों में बिकने के लिए। अब बात करते हैं व्यापार की। उस समय व्यापारी लोग दूर दूर जाते थे अपना सामान बेचने। उन्हें कहीं घोड़े पे, कहीं नाव से सफर करना पड़ता था। तब यूज हुआ सिक्कों का। सबसे पहले चांदी के पंच मार्क कॉइन बनाए गए। सिक्के होने से व्यापार आसान हो गया। लोग, कपड़े, गहने, सबका लेन देन अब तेजी से होने लगा। समुद्र के पास के राज जैसे ताम्रलिप्ति, अरिकमेडु और पुहार जैसे राज बन गए समुद्री व्यापार के केंद्र। यहाँ एक व्यापारी चीन, रोम और अरब तक सामान ले जाते थे और आते थे वहां से मोती, कांच, कपड़े, मिठाइयाँ और खुशबू। ये राज्य समुद्र से जुड़े थे, तो नौका जो होता है, नौका, बंदरगाह और बाजार भी यही थे। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा समरी था इस चैप्टर का। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन कि एनसीईआरटी क्या कहता है। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। तो कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम जैसे सिंचाई। तो समुद्र गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई में आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो, ये आपका काम है। ये आप करना, क्या क्या भराएगा देखना, भरना। ठीक है, अब है कि गांव में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, साधारण हलवाओं को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास, कडेशियार और अधिमई कहलाते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि किसको क्या कहा जाता था, ये आप ध्यान में रखना। तमिल क्षेत्र के भूस्वामियों को वेल्ला कहते थे। ठीक है, साधारण हलवाओं को उनवार और भूमिहीन मजदूर को या दास को क्या कहते थे, कैडेसियार और अधिमई कहलाते थे वो लोग। ठीक है, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ठीक है, तो उत्तरी हिस्से में गांव का जो प्रधान होता था वो क्या कहलाता था, ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इन्हें दास कर्मकार आते थे। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरी की जमीन पर काम करके अपना जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। अब देखते हैं सिक्के। सिक्के क्या है। इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। ये इंपॉर्टेंट है कि सब सिक्कों में सबसे पुराना कौन सा सिक्का था, तो सबसे पुराना आहत सिक्का था जो करीब 500 साल चला। इसका चित्र आपको ये यहाँ नीचे दिखाया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। तो इन्हें आहत सिक्का क्यों कहा जाता था, इसका कारण भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं नीचे। नगर।
तो अभी तक हम गांव के बारे में पढ़ रहे थे, गांव से जुड़ी बातें हम देख रहे थे, अब हम नगर के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। ठीक है, तो आप ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या था? मथुरा था। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये तो सबको ही पता होगा, स्पेशली कृष्णा डिवोट को तो बहुत अच्छे से पता होगा। चलिए, मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इस शिल्प तथा शिल्पकार अब ये क्या थे, क्या काम करते थे, कहाँ रहते थे, इनके बारे में देखते हैं। तो पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। तो आपको एक पूछ सकता है कि इस समय में जो है कपड़ों का उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तो उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै। ठीक है, उन अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने शंख बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियों व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उसे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक स्थानों को दे दिया जाता था। अब है सूक्ष्म निरीक्षण यानी अरिकामेडु। अभी मैंने आपको जब समरी दिया था, आपको समुद्र से सटे हुए 3 राज्य के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें से एक मैंने बताया था अरिकामेडु। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार में जानेंगे। ठीक है, ये क्या काम आता था, कहाँ था, क्या था। अरिकामेडु जो कि अभी पुडुचेरी में है। ठीक है, लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन उठा के आपको दे दिया जा सकता है। ठीक है, इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इटली का एक शहर है जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबा कर बनाया जाता है। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये वही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लेप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं, जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ये सब कहाँ मिला है? ये सब मिला है अरिकामेडु में, जो अभी कहाँ है? पुडुचेरी में। ठीक है, व्यापार और व्यापारी के बारे में जानते हैं। तुमने उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां, इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे, वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को किस नाम से बुलाया जाता था? काले सोने के नाम से बुलाया जाता था। याद रहेगा ना, नोट कर लो। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। अब है समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। कौन सा मैदान सबसे उपजाऊ है? कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है
जिसका अर्थ तीन मुखिया है। ठीक है, आपको ये आई थिंक ये आपको आपके एनुअल एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिल सकता है, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपसे पूछेगा, पूछ भी सकता है, क्या पता, एनसीईआरटी है। ठीक है, इसका अर्थ तीन मुखिया होता है। ठीक है, इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है, ये थे चोल, चेर तथा पांड्य। ठीक है, इन तीनों के लिए इसका प्रयोग किया गया है, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे, इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे, एक चोलों का पत्न पुहार या कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मुद्देर। ठीक है, एक एक सेकंड, ये अच्छा हाँ हटेगा। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत के सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था। उसके बारे में हमें उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए एक अभिलेख से पता चलता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सतकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। और इसके साथ हमारा खत्म होता है चैप्टर 8। तो लर्नर्स, इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? किसान नए औजारों से खेती कर रहे थे, नगर में शिल्पकार और व्यापार अपना काम कर रहे थे और भारत दुनिया के साथ व्यापार में जुड़ा हुआ था। ये था एक नई दुनिया का रास्ता, गांव से नगर और नगर से समुद्र और समुद्र से विदेश तक का रास्ता। तो आपको सबसे ज्यादा मजा किसमें आया? लोहे के औजार, शिल्पकार, सिक्के या समुद्री व्यापार में? कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके ही यहाँ से जाना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक और जबरदस्त कहानी में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।